Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's Abbas Jafri from Asas National School and we are studying the subject chemistry. And today is lecture number 29 and today is 28th of August 2020. And we are studying chapter number 2, Structure of Atoms, pre-9th session 2020. Dear students, in the previous lecture we have studied about Rutherford atomic model. We explained its purpose and its experiment, and we discuss about the observations made by Rutherford and discuss the results of Rutherford atomic model, as this Rutherford atomic model is quite resembles with the planetary model, or the concept of this model is based on solar system. So dear students, in the continuation of the last lecture, today we revise the whole topic of Rutherford atomic model, and then the defects of Rutherford atomic model we will discuss in detail here, and we simply introduce the next atomic model or atomic theory, which was formulated by Bohr. So dear students, in the continuation of the previous lecture, it is the page number 31 and unit number 2, structure of atoms. And as we have discussed that Rutherford performed gold foil experiment to understand how negative and positive charge could coexist in an atom. He discussed that how negative and positive charge could coexist in an atom, and it can be only possible that these positive and negative charge will arrange in such a way that they are comfortable for each other. यानी कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ये साबित करना चाहता था कि जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं जिसमें प्लम पुडिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अरूज पे था उस टाइम, उस कॉन्सेप्ट को रदरफोर्ड ये सबट्रैच करना चाहता था, यानी उसकी वो निगेशन चाहता था, यानी कि उसको वो नेगलेक्ट करना चाहता था। इस वजह से उसने ये कहा कि जिस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है वो प्लम पुडिंग थ्योरी बता रही है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अरेंजमेंट कोई डिफरेंट पैटर्न पे होगी, ना कि प्लम पुडिंग थ्योरी के पैटर्न पे। सो ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन 0.004 सेंटीमीटर थिक ऑफ गोल्ड फॉयल। तो आपको याद है कि मैंने थोड़ा सा आपको ये मार्क भी किया था, मैंने बताया भी था कि दिस पोर्शन इज़ बेसिकली एक्सपेरिमेंट पोर्शन, ठीक है। और उसके बाद उसने ऑब्जर्वेशंस की थी और उसने कहा था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स बेसिकली पार्टिकल्स हैं, मटेरियल पार्टिकल्स हैं हीलियम न्यूक्लियाई के, और दे गॉट हाई एनर्जी। तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो इसीलिए इस मटेरियल गोल्ड फॉयल पे डाले जाते हैं, क्योंकि गोल्ड फॉयल के अंदर एटम्स होते हैं, और चूंकि लेयर बहुत ही बारीक होती है तो एटम्स की बहुत ही फ्यू लेयर्स उसके अंदर होंगी। तो इसका बताने का ये मकसद था कि एटम्स के अंदर क्या कुछ है। जब वो अल्फ़ा पार्टिकल्स एटम के अंदर से पास किए तो आपने देखा कि कुछ सीधे गुजर गए, ठीक है, कुछ उनकी डिफ्लेक्शन जो है वो स्मॉल डिफ्लेक्शन के ऊपर हुए, सम गॉट स्मॉल डिफ्लेक्शन, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो रिपेल्ड बैक हुए। चूँकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था इसलिए वो न्यूक्लियस से टकराने के बाद वापस चले गए, टकराए नहीं, ठीक है, बिकॉज चूँकि ये दो चार्जेस सेम हैं तो दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को
रिपेल करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को टकरा नहीं रहे, बल्कि पास से गुजर रहे हैं या बैक रिबाउंस आ रहे हैं, कोलाइड नहीं करते, क्योंकि उनके दोनों के दरमियान जो है वो क्या होता है, दे बोथ हैव पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से हमें ये पता चला कि देयर इज़ समथिंग इनसाइड द एटम विच इज़ क्वाइट डिफरेंट। और बहुत सारे पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए, इसका मतलब है एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। तो उसने जो है वो दो ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो यहाँ पे पेश की। द फर्स्ट वन इज़ कि तमाम पार्टिकल्स फॉयल में से अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए और तकरीबन 2000 अल्फ़ा पार्टिकल्स जो एक वक्त में एट अ टाइम अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो एट अ टाइम अल्फ़ा पार्टिकल्स 2000 अल्फ़ा पार्टिकल्स गुजर होते हैं। आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, यू आर वाचिंग दिस डायग्राम, और डायग्राम में देखेंगे रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स है, इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो बीम है, बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो पास की है, इस बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स में तकरीबन आलमोस्ट 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल के इस गोल्ड फॉयल के जो है वो क्या कहते हैं 0.004 थिकनेस जो है उसकी, उससे ये फिर एक स्क्रीन बनाई हुई है डिटेक्टर, यानी एक चमकदार स्क्रीन होती है जिसके ऊपर ये अल्फ़ा पार्टिकल्स आपको नज़र आते हैं कि मुख्तलिफ एंगल्स पे पेनिट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का एक एटॉमिक मॉडल था जो कि सोलर सिस्टम के मुताबिक था। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलते हैं, बॉक्स के अंदर से निकलते हैं, जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल अल्फ़ा रेडिएशंस को खारिज कर रहा होता है। ये बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। अच्छा, इस आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड कंक्लूडेड सम रिजल्ट्स। तो उन रिजल्ट्स की तरफ आते हैं, दैट ऑन पेज नंबर 32। तो कहता है कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, वो बग़ैर किसी को टकराए गुजर गए। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम इज़ एम्प्टी। उसके बाद कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे उन्होंने सेंटर से टकराए, इसका मतलब है कि सेंटर में एक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम मौजूद है। कुछ एटम्स जो हैं वो रिबाउंस हो गए, इसका मतलब है एटम वाकई बहुत डेंस और हार्ड है और सेंटर में है। इससे ये साबित हुआ कि एटम का साइज़ बहुत छोटा है तमाम एटम के मुकाबले में। और इसी तरह ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं किसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है ना, ये एक उसने कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद कहा था कि एटम एज अ होल न्यूट्रल है, क्योंकि सेंटर में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके किनारों पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजेशन। अगर किसी जगह पे 10 प्रोटॉन है, ठीक है, किसी एटम के अंदर, तो 10 इलेक्ट्रॉन भी हैं, जिससे उनका इफेक्ट क्या हो जाता है, वो कैंसिल। तो ये नो चार्ज आएगा इसके ऊपर, यहाँ पे हम लिख देंगे नो चार्ज। ठीक है। अच्छा, आज हम जो डिटेल में टॉपिक की बात करने चले गए हैं वो है डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इंतहाई ध्यान से आपने डिस्कस करना है कि डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को बहुत ही केयरफुली जो है वो आपने डिस्कस करना है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऊपर। तो कहता है कि ऑल दो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल proved that the plum pudding model of an atom was not correct, yet it has following defects. उसने ये कहा कि प्लम पुडिंग थ्योरी का मॉडल तो उसने टोटली रिजेक्ट कर दिया, ओके, ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स बाद में सामने आए। वो डिफेक्ट्स जो है वो ज़रा थोड़े से कंसेप्चुअल डिफेक्ट्स हैं, तो वो आपको ज़रा डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज पार्टिकल है उसको एनर्जी जो है वो कॉन्टीन्यूसली रिलीज़ करनी चाहिए, एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। थोड़ा सा ज़रा मज़ीद डिटेल में डिस्कस करें कि जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेडिएशन को
रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, वो रेडिएशन रिलीज़ करने से अपनी एनर्जी कम कर रहा है, तो उसकी जो एनर्जी का पैटर्न है, जो उसकी एनर्जी है वो रेज़ की फॉर्म में निकलेगी, ठीक है, तो वो मुसलसल रिलीज़ होती रहती है एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इन टू द न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट्स, बुक में थोड़ी सी डायग्राम कम है, तो यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब अगर तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बारे में समझा जाए तो उसके मुताबिक अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, तो उसे रिवॉल्विंग करने के लिए अपनी एनर्जी को यूज़ करना पड़ेगा। इसकी एक सिंपल सी बात है कि हम इंसान, कोई भी दुनिया में एक चीज़ है, जब वो मूव कर रही होती है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो अपनी एनर्जी को यूज़ करती है और उसकी एनर्जी कम हो जाती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी अगर एक मटेरियल पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, तो उसमें अपनी एनर्जी को वो खर्च करेगा, और जब वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता हुआ अपने असल मकाम से गिरता हुआ, एनर्जी कम होने की वजह से न्यूक्लियस उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर खींच लेगा, क्योंकि न्यूक्लियस की तो एनर्जी सेम टू सेम ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अपने अंदर आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट करेगा। वो कहता है स्पायरलिंग ऑफ एन एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन इनटू द न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन है जो मुसलसल प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी का मुसलसल लॉस हो रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस में गिरता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था कि अगर तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी मुसलसल रिलीज़ करने लग पड़े तो फिर तो एटम का स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक इसका डिफेक्ट था। अब इसको उसने एक्सप्लेन करना था लॉजिकल रीज़न की वजह से, जो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया। उसने सिर्फ ये कह के छोड़ दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस, बस। लेकिन उसको ये बताना चाहिए था कि जो कि आगे रदरफोर्ड के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड ने इसको कैसे क्लैरिफाई किया। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो कि छोटी लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइटर ऑब्जेक्ट्स विद ह्यूज वेलोसिटी, या जो वो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास तो बहुत ही कम होता है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है या उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को रिलीज़ नहीं करता, वो एनर्जी को लूज़ नहीं करता, इट विल नॉट लूज़ एनर्जी, ठीक है। इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट को उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन का जो नया कॉन्सेप्ट था वो बोहर ने दिया था, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड की। तो एक आपको थोड़ा सा मैं ये दोबारा से बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस, ये रदरफोर्ड ने कहा था। लेकिन उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था कि उसने किस बेस पे कहा था, वो जस्टिफाई नहीं कर सका। उसकी बात ठीक थी कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस, बट उस टाइम थी क्लासिकल वेव थ्योरी। तो क्लासिकल वेव थ्योरी कहती थी कि अगर कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही है तो उसको एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए अपने मोशन को कंप्लीट करने के लिए, और अगर वो एनर्जी रिलीज़ करती जाए तो न्यूक्लियस कमज़ोर होने की वजह से न्यूक्लियस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस उसको अपने अंदर आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट कर लेगा। द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ एनर्जी विल डिक्रीज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ताकतवर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे। तो यही वो बात करता है। अब हम दोबारा से कॉन्सेप्ट को ज़रा एक दफ़ा फिर रीड करते हैं। वो कहता है कि थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। वो कहता है कि इफ़ द इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के पुराने नज़रिए के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो एक चार्ज पार्टिकल है उसको अपने न्यूक्लियस से गिर्द घूमने के लिए एनर्जी को रिलीज़ या एमिट करना पड़ेगा मुसलसल, और उससे क्या होगा कि वो कमज़ोर पड़ जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता एक स्पाइरल, यानी कि एक स्प्रिंग की तरह का एक जो है वो स्पाइरल सा रास्ता इख्तियार करके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इससे तो एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, इसलिए रदरफोर्ड का ये जो पॉइंट था ये जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। और अगर हम आगे इसका कंपैरिजन देखें, इसका कंपैरिजन लिखा हुआ है अगले पेज पे, मैं थोड़ा सा अगर इसको नीचे करें तो ये मैं आपको यहाँ पे एक कंपैरिजन देता हूँ, दोनों थ्योरीज़ का दिया हुआ है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि आखिरी पॉइंट देखें,
उसने कहा कि एटम शुड कोलैप्स, क्योंकि उसने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए उसने ये पॉइंट उनका गलती पकड़ ली। रदरफोर्ड का पॉइंट ठीक था लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था वो। अच्छा, इसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है वो भी देखें कि इफ़ इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी, इसका पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट से लिंक करता है। मैं बताता हूँ आपको वो क्यों। देखें, एक होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है तो वो एनर्जी एक रे की फॉर्म में, शुआओं की फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में नज़र आ रही होती है। तो वो एनर्जी जो है वो मुसलसल रिलीज़, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी मुसलसल रिलीज़ करता है तो उसका जो स्पेक्ट्रम है, यानी उसका जो नूर का एक धारा है या उसकी रोशनी का एक जो पैटर्न है, वो पैटर्न जो है वो भी कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, लेकिन वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है ना। अब मैं आपको दोनों में फ़र्क समझाता हूँ कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है और स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि वो एनर्जी जो कि किसी चीज़ से निकल रही होती है वो इन द फॉर्म ऑफ रेज़ या शुआओं की शक्ल में होती है। जैसे कि जब सूरज की रोशनी कौसे कज़ा यानी सूरज की रोशनी पानी के कतरे में से गुजरती है तो उसके मुख्तलिफ रंग बिखर जाते हैं, जिसे रेनबो कहते हैं। तो ये एक रोशनी का एक धारा होता है जो कि मुख्तलिफ अज्जा में डिवाइड हो जाता है, इसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। द स्पेक्ट्रम इज़ द पैटर्न, स्पेक्ट्रम इज़ अ पैटर्न ऑफ लाइट जो कि बिखर जाता है डिफरेंट अपने पार्ट्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि रेनबो होती है। तो रेनबो का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। अच्छा, अब कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और उनमें फ़र्क क्या है वो हम देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक लाइन स्पेक्ट्रम शो हो रहा है और एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम शो हो रहा है। जब एनर्जी मुसलसल बग़ैर किसी वक्फे के निकल रही है तो उसका पैटर्न आपके सामने है। वो लाइट जो कि एनर्जी की फॉर्म में, या वो एनर्जी जो कि एक मुसलसल पैटर्न की शक्ल में निकल रही है, उसका कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम आपके सामने है। और नीचे वक्फे से जो लाइट निकल रही है उसमें दरमियान में एक रंगीन हिस्सा है, फिर एक ब्लैक आ जाता है, फिर एक रंगीन आता है, एक ब्लैक आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो अगर तो उसमें से एनर्जी मुसलसल रिलीज़ हो रही हो तो उसका स्पेक्ट्रम कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, लेकिन उसका स्पेक्ट्रम जो है वो, उसका जो रोशनी का धारा है जो स्क्रीन पर नज़र आता है, उससे हमें ये बताते हैं कि उसमें से एनर्जी किस तरह रिलीज़ हो रही है, वो मुसलसल होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन असल में, रियल में इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी रिलीज़ करता है और ना ही एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब करता है, इसलिए उसका स्पेक्ट्रम एनर्जी रिलीजिंग कॉन्सेप्ट यानी कॉन्टीन्यूस नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। और वो भी एनर्जी वो तब रिलीज़ करता है जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है। वैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ नहीं करता। तो इसलिए जो लाइन स्पेक्ट्रम जो था वो रदरफोर्ड का लाइन, उसने उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका वो कि ये क्या है, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक एनर्जी रिलीज़ करने वाले इलेक्ट्रॉन को मुसलसल एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए जिससे उसका स्पेक्ट्रम कॉन्टीन्यूस बनेगा, लेकिन वो लाइन बनता है। उसकी वजह यह है कि एटम एनर्जी रिलीज़ ही नहीं करता। और वो एटम एनर्जी क्यों रिलीज़ नहीं करता? क्योंकि उसका जो स्पेक्ट्रम होता है बेसिकली वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। अगर एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता तो उसका स्पेक्ट्रम जो है वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनता। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो कहता है कि इफ़ इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली दे शुड फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व। उसकी वजह यही है कि ना एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है ना अब्जॉर्ब हो रही होती है, इसलिए कोई मुसलसल नूर का एक जो है वो पैटर्न कभी भी फॉर्म नहीं होता, लाइट का एक पैटर्न फॉर्म नहीं होता, बल्कि उसमें ब्राइट डार्क लाइट्स इसलिए नज़र आती हैं कि एनर्जी जब रिलीज़ होती है जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में और लोअर से हायर ऑर्बिट में जंप करता है। थोड़ा सा हम जब बोहर में जाएंगे तो आपको इस बात का मज़ीद जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मेरा कहने का क्या मतलब है। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको थोड़ा सा, ये है बोहर एटॉमिक थ्योरी। अब बोहर एटॉमिक थ्योरी में क्या है कि देखें, लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और यहाँ लिखा हुआ रिलीज ऑफ एनर्जी। इसी फॉर्म में ही वहाँ पे एनर्जी की अब्जॉर्प्शन और रिलीज से स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम बनता है।
ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट जो थे ये टेक्निकली थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स हैं, लेकिन दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। पहला ये है कि एटम जो है वो अगर मुसलसल मूव कर रहा हो तो पुरानी थ्योरी के मुताबिक एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए, जो वो नहीं करता और वो वहीं रहता है, इसलिए ये उसको क्लासिकल थ्योरी को जो पहले मौजूद थी उस पर उसको डिफेंड करना नहीं आया। उसका कॉन्सेप्ट सारा ठीक था, लेकिन उसका रीज़न वो नहीं दे सका कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो उसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन है। और उसका जो स्पेक्ट्रम था वो भी अगर एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता तो वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था, लेकिन वो लाइन स्पेक्ट्रम था, इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। इन दोनों थ्योरीज को एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड ने, और वो कहता है कि कीपिंग इन 1913 यहाँ से लेकर फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं ये इसका इंट्रो है। ठीक है ना। वो इंट्रो क्या है जी? ठीक है ना, दैट इज इंट्रो, दैट इज इंट्रो। कहता है कि रदरफोर्ड के जो डिफेक्ट्स थे उसको उन्होंने कन्वर्ट किया, उसकी जस्टिफिकेशन की और बताई प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। उस टाइम मैक्सवेल प्लांक ने थ्योरी पेश की थी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, उस प्लांक क्वांटम थ्योरी को उन्होंने बेस बनाया और उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट अब्जॉर्ब, ना तो कोई एनर्जी रिलीज होती है और ना ही वो खारिज होती है। ना ही वो अब्जॉर्ब होती है ना ही रिलीज होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो फिक्स है, वो मुसलसल है, क्वांटाइज एनर्जी है, और उस एनर्जी से कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज़ भी नहीं करता और ना ही एमिट करता है, जिससे वो स्टेबल रहता है। ठीक है ना। तो इसने बोहर एटॉमिक मॉडल बोहर ने ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करते हैं और लेकिन वो उनके लिए एक फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन शुड हैव अ फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट। तो जब वो किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उसकी एनर्जी को रिलीज़ करता है। आप कह सकते हैं कि बोहर एटॉमिक थ्योरी रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी का तसलसल है, जिसमें उसने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा बोहर एटॉमिक थ्योरी का इंट्रो देखें और डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को याद करें और इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।